खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 8वीं वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दिए जाने के बाद जहां देश भर के कर्मचारी केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगा रहे हैं, उसी मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और कर्मचारियों को जिस तरीके से 8वें वेतनमान को केंद्र कैबिनेट मंजूरी दे दी है, उसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के लिए ध्यान रखते हैं और जिस प्रकार से कल कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 8वें आयोग का ये सिफारिश उन्होंने स्वीकार की है, तो मैं समझता हूँ बहुत से कर्मचारियों का लाभ होगा और कर्मचारियों का हित हो, चाहे हमारे किसानों का हित हो, महिलाओं का हित हो, युवाओं का हित हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वभाव है और उनका एक ही मंत्र है जिसके आधार पर वो काम करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये उसी ध्येय पे चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री हैं। मैं भी आभार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अपनी तैयारी में जुटी है। 23 जनवरी को राज्य में मतदान होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर अलग से पुलिस की तैनाती की जा रही है। साथ ही पुलिस के अलावा होमगार्ड और पीएससी के जवानों को भी तैनात किया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। लगातार चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब भी पकड़ी गई है, ताकि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित न किया जा सके। ये 23 तारीख को उत्तराखंड में जो है निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शन। इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जो है वो लगी हुई है। इसमें हमने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को जो है चिन्हित कर लिया है और इन समस्त जो ऐसे संवेदनशील स्थान है, इससे जो है राजपत्रित अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इससे जो है लगातार हम लोग संवेदनशीलता का कारण देखते हुए लगातार यहाँ पर छापेमारी और जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार वहाँ पे जारी है। अब तक जो है 18 लाख से ऊपर की जो है वो शराब पकड़ी जा चुकी है। इसके अलावा जो है 350 जो है केजी के लगभग जो है वो मादक पदार्थ, जो कि 13 करोड़ से ज्यादा का जो है वो मादक पदार्थ अब तक पकड़े गए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इस दौरान। उसके अलावा जो है बड़े पैमाने पर जो है बैरिकेड हमने लगाए हैं, नाकाबंदी, चेकिंग, सीसीटीवी कैमरा से चेकिंग हो रही है जगह जगहों पर। इसके अलावा हम लोग लगातार जो है प्रिवेंटिव एक्शंस कर रहे हैं, जिसमें मुचलका पाबंद ऐसे व्यक्ति जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने की आशंका है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो वेपन डिपोजिशन, आर्म्स डिपोजिशन जो है वो उसकी कार्रवाई जोरों पर है। तो पूरी एहतियात फोर्स का भी जो है वो जिला पुलिस मुख्यालय से समस्त जो है पीएससी दल का और होमगार्ड, सीआरडी सभी आवंटन, फॉरेस्ट गार्ड सभी आवंटन जिलों को कर दिया गया है और जिले जो है अपना डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन डिप्लॉयमेंट प्लान है उसके साथ तैयार है और पूरे चुनाव जो है निष्पक्षता से और शांतिपूर्वक ढंग से जो है उत्तराखंड पुलिस इसको कराएगी। तो ये आपको हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक प्लान है, हर डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से जैसे भी उनको जो फोर्स आवंटित हुई है तो वो आज शाम तक जो है उनका डिप्लॉयमेंट प्लान आज उनका तैयार होगा। आज कल तक हमने जितना फोर्स हमारे पास जो भी आना था, कल तक हमने सारे जो अटैचमेंट थे वो अटैचमेंट भी उस दौरान समाप्त रहेंगे। कुछ ऐसे मद होते हैं पुलिस लाइन और तमाम जगहों पर, तो समस्त ड्यूटियां उस दौरान जो है 3 दिन जो है चुनाव ड्यूटी में रहेगी। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे 38वें राष्ट्र खेलों में अब केवल 12 दिन का समय बाकी है, जो वही नेशनल गेम्स के गेम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को अब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के लिए बंद कर दिया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेलों के जीएमएस पोर्टल पर अब तक आपको बता दें कि 5700 खिलाड़ियों ने 30 अलग अलग गेम्स में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। इनमें से उत्तराखंड से तकरीबन 700 खिलाड़ियों ने अपनी जीएमएस पोर्टल पर एंट्री करवा दी है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश ने बताया कि नेशनल गेम्स के जीएमएस पोर्टल को
स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के लिए अब बंद कर दिया गया है, तो वहीं बाकी बचे खेलों में खिलाड़ियों की एंट्री के लिए नेशनल फेडरेशन स्वयं से रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए पोर्टल खुले रहेंगे। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड ने 10,000 खिलाड़ियों के साथ 2,000 टेक्नीशियन और 2,000 ऑफिशियल्स यानी टोटल 14,000 लोगों की उम्मीद के मुताबिक अपनी तैयारी की है और उम्मीद है कि आगामी 18 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उत्तराखंड खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि राष्ट्र खेलों में अब तक 30 खेलों को पूरी तरह से हरी झंडी मिल चुकी है, जहां पर डीओसी यानी डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट भी दे दी है। तक जो है हमारे उत्तराखंड के जो हमारा दल है खिलाड़ियों का, वो करीब 700 लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये मान के चलिए आप 10-20-25 लोग और होंगे, 750 का करीब यहाँ से हमारा उत्तराखंड का खेल जो हमारे लोग होंगे खिलाड़ी लोग, उनका दल जो है 750 के करीब रहेगा। टोटल कितने खिलाड़ी आ रहे हैं पूरे देश भर से उत्तराखंड में? पूरे देश भर से करीब जो है 10,000 के करीब आ रहे हैं, और जिसमें से 4,500 करीब ऑफिशियल भी हैं और 10,000 खिलाड़ी लोग हैं, और करीब पूरे देश के सभी लोगों का करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उत्तराखंड के जो 2-4 रजिस्ट्रेशन होने हैं, 3 गेमों का बचा हुआ था, अभी किसी डिस्प्यूट के कारण वो रुके हुए थे, कोर्ट वोट का मैटर था, वहां से पूर्ण तरीके से जो है भारतीय ओलंपिक संघ ने समन्वय करते हुए हम लोगों को कुछ जिम्मेदारियां देते हुए उसको बनाने के लिए कहा, तो उसके लिए टाइम इतना बचा नहीं था और बहुत हफड़ा दफड़ी में लोग अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। तो 3 गेमों के कुछ लोगों के बचे हुए हैं, अब उससे नेशनल फेडरेशन करेगी, वो अब उत्तराखंड से नहीं हो पाएंगे। मैं यही कह सकता हूँ इसमें कि जैसे गोल्फ के विषय में तो आ गया कि वो गोल्फ हटा दिया गया है नेशनल गेम के प्रतिस्पर्धा से। अन्य किसी और गेम के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। जैसे ही आयोग का कुछ निर्णय आता है तो आपको अवगत करा दिया। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना जा रहा है, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है और इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए तमाम पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगाया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है और सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जल्द ही एक बैठक पुलिस कर्मचारियों की जाएगी और जिसमें सभी को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। अभी 28 तारीख से हमारे देश में राष्ट्रीय खेल वो भी शुरू हो रहे हैं और अभी टेंटेटिव जो है 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार उनका जो भ्रमण कार्यक्रम जो प्रस्तावित है उसके दृष्टिगत जो वेन्यूज हैं और जो रूट्स वगैरह हैं तो उनका आकलन कर दिया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे जो फोर्स कैप्टन डिप्लॉयमेंट है उसका भी एक टेंटेटिव चार्ट वो भी हमारे द्वारा तैयार कर दिया गया है और साथ ही साथ जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में भी चर्चा कर ली गई है। अभी फोर्स का आकलन किया जा रहा है कि कितना कहाँ लगेगा, उसके बाद जिले में अवेलेबल कितना है और वहाँ से फिर मांग वगैरह कितनी करनी है, तो उसके संबंध में चर्चा करके आज उसको भी फाइनल रूप दे दिया जाएगा ताकि समय से फोर्स हम लोग को उपलब्ध हो जाए, समय से हमारे जो ड्यूटी कार्ड्स वगैरह हैं, जो ड्यूटी कार्ड्स हैं वो भी तैयार हो जाए और उनको जो है फिर इस समय से उनको ब्रीफिंग डिब्रीफिंग जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको करके डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और जहाँ तक राष्ट्रीय खेलों का सवाल है तो जो कंपनी उनको देख रही है उनके साथ भी हमारी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जो उनके जो रुकने के स्थान है, जो खिलाड़ी आएंगे, वॉलंटियर्स आएंगे, उनके संबंध में चर्चा की गई है। फिर वहाँ से उनका जो आयोजन स्थल था उनका क्या रूट रहेगा उसके संबंध में चर्चा कर वहाँ पे रूट से ड्यूटी डिप्लॉय की जाएंगी। प्रतिदिन जो उनका जिस भी इवेंट रहेगा तो उसके हिसाब से ड्यूटी डिप्लॉय की जाएंगी, जहाँ इवेंट होगा वहाँ भी डिप्लॉय किया जाएंगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार का व्यवधान ट्रैफिक में या जो प्रोग्राम स्थल है वहाँ पर ना हो और एक साथ बढ़िया जो सुरक्षा और यातायात व्यवस्था। मंगलौर से चेयरमैन पद के कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी इस्लाम का आरओ द्वारा रद्द कर दिया गया है।
आरओ के इस फैसले को कांग्रेस प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का फैसला कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उनके घर पर उनके समर्थकों का तांता लग गया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। चौधरी इस्लाम का कहना है कि ये उनकी नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत हुई है और खास तौर पर मंगलौर की आवाम की जीत हुई है। अपना खुशी की लहर है, सब लोग खुशी मना रहे हैं। इनकी जीत हुई, कानून की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, मंगलौर के आवाम की जीत हुई और बेईमानी की हार हुई। बेईमानी की हार हुई। आज मंगलौर की जनता चाहेगी उसे वही करेंगे, जो भी है बताएंगे। भाई हमारा देहरादून में नगर निगम चुनाव को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। सभी प्रत्याशियों ने भी अपने जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जी। थपलियाल जी, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव और क्या रणनीति आगे बनाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और नगर निगम देहरादून अपना प्रदेश का सबसे बड़ा निगम भी है। इसको और बेहतरी के लिए, क्योंकि जो कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा हर जगह होती है, तो इसीलिए देहरादून नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें कई कार्य भी किए हैं इसके विकास के लिए, और आगे भी इसमें और क्या गुंजाइश हो सकती है उन विषयों पर कार्य करना है। इसका नाम ख्याति, जो दून की ख्याति है, इसको और बढ़ाना है। विश्व स्तरीय इसका नाम है, इसका और नाम कैसे और नाम सम्मान इसको कैसे मिले। और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नामी जी ने कहा है कि 2025-26 में जो देहरादून है इसको देश के अग्रणी निगमों में शामिल करना है। तो अग्रणी देश के उनमें शामिल करने के लिए इसको और बढ़ोतरी इसमें कैसे हो, इसके विकास कार्य कैसे हों, ये हरित दून कैसे बने, ये खूबसूरत दून कैसे बने, ये स्वच्छता में नंबर 1 कैसे आए देश भर में, इसके विषय में प्रयास करना है। थपलियाल जी, सबसे बड़ा नगर निगम भी है और साथ ही साथ इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर वहाँ पर, अगर आप मेयर बनते हैं तो जो जमीनों पर कब्जा हो गया और तमाम अन्य मुद्दे भी हैं जो पुराने हैं, तो उन्हें किस तरीके से देखें और किस तरीके से सुलझाएंगे, कुछ भूमिका इसके ऊपर भी सोचिए। देखिए, ऐसा है, पूर्व में भी हमारी ही यहाँ पे महापौर रहे हैं, पूरे हमारा ये जो छोटी सरकार है, निगम एक जनता की सरकार है, रोजमर्रा की जो जरूरत है उनकी सरकार है। और आगे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से, जैसे कि मुझे लग रहा है, सारे क्षेत्रों में जा जाके भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा उत्साह जो है कार्यकर्ताओं के अंदर है, जनता भी समर्थन देने को तैयार है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने काम अच्छे किए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी। और जितनी भी जनता की समस्याएं हैं, इनका निराकरण जो है वो एक समयबद्ध एक बैठक प्रणाली करके और इसको करा जाएगा। हर एक 3 महीने में एक बार संयुक्त बैठक ऐसी बुला के और क्षेत्र से सारे प्रबुद्ध जनों को बुला के क्या क्या समस्याएं हैं उन विषयों में बैठेंगे और एक छोटे छोटे टारगेट लेंगे। जो एक टारगेट पूरा हुआ तब अगला टारगेट उसमें करा, तो एक बैठक में अगले कार्य की जो योजना है, क्या क्या करना है उसके विषय में इसकी समीक्षा और आगे की योजना, ऐसे करके कार्य करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सौरभ थपलियाल, जिन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी और किस तरीके से रणनीति पर ये काम कर रहे हैं और जो पुरानी भूमियों पर कब्जा किया गया है नगर निगम की, उन सबको भी छुड़वाने का काम ये करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ उनसे संचित शर्मा। चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट में गंगा जल उपलब्ध नहीं है, जिस कारण दाह संस्कार करने वाले स्वजनों व नातेदारों को संस्कार करने के बाद स्नान करने के लिए दूसरे घाट जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वजनों नातेदारों के दाह संस्कार के बाद स्नान करने के लिए दूसरे घाट जाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि अवैध खनन होने के कारण गंगा घाट का पानी रोका गया है। सरकार अवैध खनन करने वाले खनन माफिया के साथ मिली हुई है। सदन में भी इसकी आवाज उठ चुकी है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गंगा का प्रवाह इसलिए रोका गया है ताकि खनन माफिया आराम से खनन कर सके। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की बात करने वाली सरकार के समय में सनातन धर्म की आस्था के प्रगति और प्रति गंगा घाट का पानी रोकना जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है।
भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व की बात कर रही है और हिंदुत्व के एजेंडे पे ही देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सरकारें बनाई हैं और हरिद्वार में हमारे सनातन प्रेमी हिंदू धर्म के लोग अपने लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए बड़ी मात्रा में आते हैं और हरिद्वार के चंडी घाट में बहुत समय से जिस तरीके से गंगा की धारा नहीं बह रही है, लोग निराश हो रहे हैं क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए जब आते हैं तो वहां पर गंगा की धारा भी बहनी चाहिए, क्योंकि लोग स्नान भी करते हैं, अपने पूर्वज अपने मृतक लोगों की अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। और कहा जा रहा है कि गंगा में अवैध तरीके से खनन हो रहा है, मात्र सदन भी इस पे कई बार आंदोलन कर चुका है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख चुका है, आमरण अनशन पर भी बैठ चुका है, तभी सरकार के कान पे जू नहीं देख रही और गंगा की धारा इसलिए बंद की गई है कि भूमाफिया धड़ल्ले से खनन कर सके। बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से गंगा का सीना चीरा जा रहा है। प्रदेश के सांसद भी देश की लोकसभा में गंगा में अवैध खनन का मामला उठा रहे हैं, तब भी सरकार के कान पे जू नहीं देख रही है और खनन माफियाओं के इशारे पे जिस तरीके से गंगा की धारा को रोका गया है, ये सनातन प्रेमियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, सनातन धर्म के मानने वालों पर सीधा सीधा प्रहार है और आप अंतिम संस्कार जैसे अवसर पे भी अगर लोगों को गंगा के पानी से, गंगा की जलधारा से वंचित रख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना सनातन को मानने वाली सरकार इस प्रदेश में है। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।